जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 1-2 MCQs है। और जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। MCQ नंबर 1, विच वर्ड इज़ द नेम ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी? डेंसिटी इज़ नॉट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका बी आंसर है बेटा, पहले का बी आंसर है। MCQ नंबर 2, what is the size of resultant of two forces shown in diagram? 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट निकालना है, इनमें 90 का एंगल है। तो अगर आप हेड टू टेल रूल लगाओ या पैरेललोग्राम रूल लगाएं, इसके इक्वल और पैरेलल ये लाइन लगेगी ना, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी होगी, इधर तक बोलेगी। और 4 न्यूटन के इक्वल और पैरेलल ये लाइन लग जाएगी। अब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट यहाँ से चलेगा मिडल से, और ये यूँ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब बेटा आपको पता है 4 न्यूटन है और ये क्या है 3 न्यूटन, ये 3 है, ठीक है। हमें ये निकालना है और ये 90 का एंगल है। सो इसका राइट एंगल ट्राइंगल, ये नीचे वाली जो है इसको शेड कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। ये नीचे वाली राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे मैं यूँ मूव कर रहा हूँ। तो आपने ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये आर जो है ना रिजल्टेंट, ये आर किसके इक्वल हो जाएगा? 3 स्क्वायर पाइथागोरस रूल लगा रहा हूँ प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाथ से ऐसे लिखा जाता है गंदा सा। 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसका आंसर बेटा 5 आ जाएगा। ये तो गंदा इसलिए लिखा जा रहा है कि मैं हाथ से लिख रहा हूँ। अच्छा भाई, इसका आंसर है 5 न्यूटन्स, सी। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर द क्वांटिटी शोन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट या जॉल्स पर कूलम होती है। लेटेंट हीट, हीट एनर्जी है ना, वो जॉल में ही होती है। प्रेशर, तो ये आंसर हुआ ना, ये जॉल आंसर हो सकता है। वेट केजी में नहीं होता, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर इज बी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स न्यूटन नहीं होती, वोल्ट होती है। प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वेट होता है न्यूटन में। तो बेस्ट आंसर इज बी, 3 का बी आ गया। MCQ नंबर 4, a length of copper pipe of uniform cross section and several meter long carries water to a tap. Measurements are taken to determine accurately the volume of the copper pipe. Which instruments are used? कॉपर पाइप का वॉल्यूम निकालना है, तो हमें एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इंटरनल डायमीटर निकालना है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए, ठीक है। और माइक्रोमीटर स्क्रू नहीं, सॉरी, वर्नियर कैलिपर, आई एम सॉरी यार। क्या चाहिए? एक्सटर्नल डायमीटर के लिए भी वर्नियर कैलिपर चाहिए, इंटरनल डायमीटर के लिए भी वर्नियर कैलिपर चाहिए, और लेंथ के लिए मीटर रूल चाहिए। तो मीटर रूल, माइक्रोमीटर एंड कैलिपर, टेप एंड कैलिपर। 4 का डी, मेजरिंग टेप चाहिए और वर्नियर कैलिपर चाहिए। तो डेल्टा आंसर। क्वेश्चन 5, पार्ट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ टू रनर्स आर शोन, दे आर रनिंग अलोंग द सेम ट्रैक। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है टाइम के साथ, और कांस्टेंट स्पीड है। विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? बोथ रनर्स स्टार्टेड एट द सेम मोमेंट, जीरो पे एकदम से, पता नहीं। रनर वन हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो है। रनर वन इज मूव फास्टर देन टू, रनर वन इज मूविंग फास्टर देन टू, ये बिल्कुल सही है। द डिस्टेंस बिटवीन टू रनर्स स्टेज कांस्टेंट, नो, ये गलत है। बोथ रनर्स स्टार्टेड एट द सेम मोमेंट, बेटा ये गिवन नहीं है ना, देखो ना, वो जीरो टाइम, जीरो स्पीड तो नहीं है ना, शुरू में तो रुके हुए थे। अब रुके हुए होते, अगर ग्राफ स्टार्ट से होता तो जीरो से शुरू होता, ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा, ये ऊपर से शुरू हो रहा है। हमें नहीं पता कि ग्राफ रेस के स्टार्ट का है कि स्टार्ट होने के 1 सेकंड के बाद क्या है कि 2 सेकंड के बाद क्या है। तो इसलिए ये बात सही नहीं है। हाँ, ये बात क्लियर है कि रनर वन की स्पीड रनर टू से ज़्यादा है। देखो ना, ग्राफ ऊपर है और ये ग्राफ नीचे है। तो बेस्ट आंसर जो कंफर्म है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। कहता है द ग्राफ shows how the speed of a car varies with time. स्पीड टाइम ग्राफ है कार का। पहले स्पीड बढ़ रही है, पहले स्लोप ज़्यादा है, बाद में स्लोप कम हो रही है, बाद में स्लोप जीरो होगी।
इस ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल है. द स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन बिटवीन 10 एंड 20 सेकेंड्स. 10 पे कितना एक्सेलरेशन है, ग्रेडियंट जीरो है. 20 पे कितना एक्सेलरेशन है, ग्रेडियंट जीरो है. ठीक है. सो एक्सेलरेशन बेटा ग्रेडियंट के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, 10 पे भी जीरो है, 20 पे भी जीरो, जीरो ही रह रहा है. तो 6 का आंसर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज जीरो, डी डेल्टा आंसर है. बेस्ट आंसर देखना होता है ना. हाँ जी. आप कहेंगे सर ए आंसर क्यों नहीं है, इसका एक्सेलरेशन पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो रहा है, बाद में जीरो हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ये बात सही है. लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 10 सेकंड से 20 सेकंड के दरमियान 10 to 20 जो है ना, उसका एक्सेलरेशन जीरो ही है और जीरो ही रह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7. विच in which descent the acceleration equal to the acceleration of free fall at all the time. In which descent is the acceleration equal to the acceleration of free fall all the time. A bungee jumper leaping from a bridge, a feather falling vertical tube in a country. Yes, ये जो बंजी जंपिंग कर रहा है ना, इसमें एयर होगी. फेदर फॉल कर रहा है वर्टिकल ट्यूब में, जिसमें वैक्यूम में तो एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं ना. तब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो एक्सेलरेशन हमेशा जी के इक्वल होता है. हेलस्टोन ट्रैवलिंग टू अर्थ एट टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है ना बेटा, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. अ स्काई डाइवर ड्रॉपिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स अर्थ. इस पे भी अर्थ, इस पे भी एयर रेजिस्टेंस जीरो नहीं है. तो बेस्ट आंसर क्या है, 7 का बी, ब्रावो आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. A body slide down a frictionless slope as shown. As the body passes on the surface of the surface pushes back on the body. In which direction the surface pushes back on the body? Okay जी, सरफेस किस डायरेक्शन में पुश कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन आपने बताना है ना. तो सरफेस का पुश जो होता है वो आमतौर पे नॉर्मल रिएक्शन होता है. अ बॉडी स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं. एज द बॉडी presses on the surface pushes back on the body. In which direction the surface pushes back on the body? तो कौन सी डायरेक्शन में सरफेस पुश कर रही है. तो 8 का क्या होना चाहिए, नॉर्मली होनी चाहिए, नॉर्मली. तो ये पुश ऑफ द सरफेस इज सी, का सी आंसर, नॉर्मल रिएक्शन. अर्थ ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. अर्थ है, सन के अराउंड घूम रही है. विच एरो शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ. वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंट की होती है, क्यू होगी, क्यू. वेलोसिटी की डायरेक्शन उसमें क्यू के अलाउंग. और जो फोर्स है ना, फोर्स वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के सेंटर की तरफ. और जिस डायरेक्शन में बेटा फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. तो ये आर जो है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और क्यू वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो क्या आंसर आना चाहिए, आर वेलोसिटी, आर एक्सेलरेशन, क्यू वेलोसिटी. एक्सेलरेशन आर कहाँ पर ही है, और नहीं, एक्सेलरेशन ये आर और वेलोसिटी क्यू. इसका डी आंसर है. कौन सा आंसर कहते हैं, 9 का डी, 9 डेल्टा. A student balances a non-uniform object on a pivot. Non-uniform object पे balance कर रहे हैं. To do this, a weight is suspended near the left hand of the object. हाँ जी, मैं suspend किए. A student balances a uniform object on a pivot. To do this, a weight is suspended to the near end of the left. यहाँ पे weight hang किया as shown. What is the center of mass of object? Center of mass C पे तो नहीं है. अगर C पे होता तो उसको ये ना करना पड़ता. अगर सी पे होता ना बेटा तो उसको ये मैस हैंग ना करना पड़ता. इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस का टर्निंग इफेक्ट है, मैस यहाँ से कर रहा है ना, इसका जो वेट है, वेट, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यूँ और यूँ घुमाना चाहेगा. ये इस ऑब्जेक्ट के वेट के मोमेंट को बैलेंस कर रहा है. तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा पिवट से राइट साइड पे होगा, और पिवट से राइट साइड पे एक ही पॉइंट है, वो है डी. डी पे होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डी पर होगा. 10 का डी. अच्छा जनाब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. A load L is suspended from two springs that are parallel. The extension of each spring is x. The springs are then arranged hanging vertically one below. यहाँ पे इनके अंदर जो टेंशन है, एक्सटेंशन जो है वो x है. देखो ये जो लोड है ना, ये लोड है यहाँ पे. चले लोड की कोई वैल्यू सपोज कर लें.
लोड कितना है 100 न्यूटन, लोड कितना है 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन। ऊपर को कुछ इस पे टेंशन है और कुछ इस पे टेंशन है। 50 न्यूटन इससे उठाया हुआ है, 50 न्यूटन इससे उठाया हुआ है, ठीक है ना, आधा वेट सपोर्ट किया हुआ है ना। तो जब फोर्स 50 न्यूटन है, जब फोर्स फोर्स इस पर टेंशन और फोर्स कितनी है 50 न्यूटन है, सॉरी टेंशन कितनी है 50 न्यूटन, जीरो के लिख दिया, फोर्स 50 न्यूटन है, तो एक्सटेंशन कितनी है x, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दोनों स्प्रिंग x एक्सटेंड हो रही हैं, मतलब जो टेंशन 50 न्यूटन है तो एक्सटेंशन x है। आगे वो कहता है कि आपने इन दोनों स्प्रिंग्स को दोनों को नहीं एक को जोड़ दिया, द स्प्रिंग्स आर देन अरेंज्ड हैंगिंग वर्टिकली, अच्छा दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब इसको ऊपर करूँगा तो मिस हो जाएगा। अच्छा पहले आपको पता ना, इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। पहले क्या था, वेट 100 न्यूटन था, वेट वाज, एक मिनट, वेट वाज सपोज 100 न्यूटन, सपोज कर लें, आधा इससे उठाया हुआ था, आधा इससे उठाया हुआ था, 50 न्यूटन टेंशन इस स्प्रिंग में थी, 50 न्यूटन टेंशन इस स्प्रिंग में थी, एक्सटेंशन कितनी है x, एक्सटेंशन कितनी है x। अब क्या हुआ, अब ये जो 100 न्यूटन वेट है ना नीचे एक्ट कर रहा है, 100 न्यूटन वेट एक्ट कर रहा है, ये इस पे टेंशन भी 100 न्यूटन है, इस पे टेंशन भी 100 न्यूटन है, इस पे टेंशन भी 100 न्यूटन है, दोनों में टेंशन 100 न्यूटन है। अच्छा सीरीज में टेंशन सेम होती है। अच्छा अब क्या है, जब 50 न्यूटन टेंशन है, 50 न्यूटन टेंशन है तो एक्सटेंशन x है, जब 100 न्यूटन टेंशन डबल होगी तो एक्सटेंशन कितनी होगी 2x, ऊपर वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी, 2x नीचे वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी, तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2x, अब टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी 4x। अच्छा पूछा क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन में, एक्सटेंशन पूछी हुई है कि नहीं एक मिनट, what new arrangement, what is the total extension, so total extension is 4x, total extension is 4x, यही पूछा हुआ है, टोटल एक्सटेंशन इज 4x। तो क्या था, हमने सपोज कर लिया ये 100 न्यूटन, इसके वेट को लोड को 100 न्यूटन सपोज कर लिया, आधा इससे उठाया हुआ है, आधा दूसरे में उठाया हुआ है, आधा इससे उठाया हुआ है, आधा इससे उठाया हुआ है, 50 इससे उठाया हुआ था, 50 इससे उठाया हुआ था, तो 50 टेंशन है तो एक्सटेंशन x है। अब यहाँ पे क्या हुआ 100 नीचे एक्ट कर रहा है, ये लोड जो है ना 100 है, 100 इधर टेंशन है, 100 इधर टेंशन है, जब टेंशन 100 है तो एक्सटेंशन डबल होगी, जब इस पर टेंशन 100 है तो एक्सटेंशन डबल होगी, तो टोटल एक्सटेंशन दोनों प्लस हो जाएगी 4x हो जाएगी। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर था बेटा डी, इसका आंसर था डी। MCQ number 12, the diagram shows 3 PQR, each tube contain air trapped by a water column. Diagram shows 3 tubes P, Q and R. Each tube contains air trapped by the water column. ऊपर air है, नीचे water है. Okay जी, PQR. This statement is correct. The pressure of the trapped air is equal, PQRS is equal. देखो बेटा यहाँ पे यहाँ पे सेम हाइट है ना, जब सेम हाइट है तो सेम प्रेशर है, मतलब देखो ना वर्टिकल हाइट हर जगह पे सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर प्रेशर इधर प्रेशर इधर प्रेशर, और ये पी का भी वर्टिकल एयर का जो कॉलम है और एयर इधर का भी और इधर भी जो स्ट्रेट लेंथ सबकी सेम है, तो एयर का प्रेशर सब में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, एयर प्रेशर सब में सेम होना चाहिए, क्योंकि वाटर की हाइट भी हर जगह पे सेम है और एयर की वर्टिकल हाइट, ये जो वर्टिकल हाइट होती है ना ये सब में तीनों में सेम है, ये तो है ही वर्टिकल, ये तो वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है लेकिन इसकी वर्टिकल हाइट उतनी है तो सेम होगा। आगे चल रहे हैं एमसीक्यू नंबर 13, which graph shows the relationship between the pressure and the volume of the fixed mass of the gas at constant temperature, pressure और वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कभी एक्सिस को टच नहीं करता और ऊपर से नीचे आता है, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सी आंसर है इसका 13 का सी। 14,
an object X has a mass m and velocity v. A second object Y has mass 2m and velocity 2v. What is the kinetic energy of Y और kinetic energy of X? तो निकाल लेते हैं. इसकी kinetic energy कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर. इसकी kinetic energy होगी ऊपर वाले की हाफ एम वी स्क्वायर और नीचे वाली की kinetic energy हाफ इंटू 2m इंटू 2v का स्क्वायर. तो आप देखो ऊपर लिखी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है. नीचे कितनी हो गई? ये 2 और ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा ना. ये हाफ को ऐसे रहने दो, ये एम को भी ऐसे रहने दो, वी स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो. एक्स्ट्रा चीज़ें क्या आ गई हैं? ये वाला 2 और ये 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर 4, 4 2 आर 8. इसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है 8 हाफ एम वी स्क्वायर. इसकी बन रही है एम वी स्क्वायर और इसकी बन रही है 8 एम वी स्क्वायर. तो 8 एम वी स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर से कट जाएगा, 8 रह जाएगा. आंसर इज 8 टाइम्स ज़्यादा. मास के डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 2 से मल्टीप्लाई होती है और वेलोसिटी के डबल होने से काइनेटिक एनर्जी 2 स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होती है. तो 4 2 आर 8 टाइम्स ज़्यादा होगी. y की काइनेटिक एनर्जी x की काइनेटिक एनर्जी से 8 टाइम्स ज़्यादा होगी. ठीक है जी. अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है ना इसको इस तरह करना समझना, तो आप वैल्यूज देके भी कर सकते हैं. मैथ की वैल्यू 2 kg सपोज कर लें, वेलोसिटी की वैल्यू 10 सपोज कर लें, इसका मैथ m की वैल्यू ना सपोज कर लें 2 kg, तो 2m हो जाएगा 4 kg और वेलोसिटी 2v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब m को सपोज कर लें कि m 2 kg है, m को सपोज कर लें m 2 kg है और वेलोसिटी को सपोज कर लें 10 मीटर पर सेकेंड है. तो x की काइनेटिक एनर्जी निकालनी, फार्मूला लगा के हाफ एम वी स्क्वायर. तो हो जाएगा हाफ, मैथ को हमने 2 सपोज किया है, वेलोसिटी को 10 सपोज किया है, तो ये हो जाएगा 100 जॉउल्स. इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 100 जॉउल्स. अब y की काइनेटिक एनर्जी निकालें. हाफ मैथ m 2 kg सपोज किया ना, तो 2m हो जाएगा 4 kg इंटू वेलोसिटी उसकी 10 थी, इसकी 2v मतलब 20 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 800 जॉउल्स. तो ये 800 जॉउल्स है और ये 100 जॉउल्स है. डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 8. ये गंदा इसलिए लिखा जा रहा है कि मैं आपको बताया हाथ से लिख रहा हूँ, पेन नहीं है मेरे पास. वेयर इज द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर टू फॉर्म हीलियम? फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है स्टार्स के अंदर. न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फ्यूजन होता है, रेडिएक्टिव पे भी फ्यूजन होता है, कोर ऑफ अर्थ में कुछ भी नहीं होता, और सन पे क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है. सन पे बेटा फ्यूजन रिएक्शन ही होता है. व्हाट इज द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन? हो गया ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर होता है? सन के अंदर होता है ना. इसका डी आंसर था. अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 16. A student uses Newton meter to pull an object a distance d from the horizontally along a flat surface in time t. The Newton meter read F. A student using Newton meter to pull an object a distance d horizontally. अच्छा, न्यूटन मीटर से पुल करता है d डिस्टेंस के ऊपर और फोर्स आ रही है F. What is given by the expression m into d over t? F होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन ओवर टाइम. वर्क डन ओवर टाइम क्या होता है? पावर होता है. तो 16 का सी आंसर है बेटा, पावर. A student is given a thermometer that reads 1 degree in pure melting ice and 101 degree in pure boiling water. He uses it to measure the temperature of some water before and after it is heated. How does the rise in temperature of the water calculated from a result compare with the correct value? देखो बेटा, 1 डिग्री का एरर आ रहा है ना, सिस्टमेटिक एरर आ रहा है कि वो 0 डिग्री को 1 डिग्री शो कर रहा है और 100 डिग्री को भी 1 डिग्री शो कर रहा है. लेकिन अपर फिक्स पॉइंट प्योर मेल्टिंग आइस, ये लोअर फिक्स पॉइंट, और बॉइलिंग वाटर का अपर फिक्स पॉइंट, इनमें जो डिफरेंस है वो तो 100 का ही है ना. डिफरेंस तो 100 का ही है. तो अगर आपका हर डिफरेंस 100 का ही आ रहा है ना, तो अगर आप रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, या पहले बॉइलिंग वाटर आपका रूम टेम्परेचर 27 पे था तो उसको 28 रीड करेगा. अच्छा, अब वो बढ़ के हो गया जी 29 या 30 हो गया, उसको 31 रीड करेगा. तो दोनों में एक एक ऐड हो जाएगा ना. तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर वही आएगा, एक्यूरेट आएगा, सेम आएगा आंसर, क्योंकि 1 डिग्री दोनों में ऐड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं लिख के बताता हूँ आपको.
एक्चुअल टेम्परेचर था, एक्चुअल टेम्परेचर टी ए सी टी यू एल, एक्चुअल टेम्परेचर इनिशियल था 27, फिर टी इनिशियल एक्चुअल, फिर फाइनल हो गया एक्चुअल, ये फाइनल है। पहले एक्चुअल इनिशियल इतना था और एक्चुअल फाइनल कितना हो गया, ये हो गया जी 30। तो राइज कितना आया, एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर, राइज राइज एक्चुअल कितना आया 3 डिग्री का, ठीक है ना। अच्छा अब उसको रीड कितना करेगा वो, इसको इस 27 को वो रीड कितना करेगा, द थर्मोमीटर विल रीड, इसको 27 को कितना रीड करेगा, 1 डिग्री ज़्यादा 28 रीड करेगा। कितना रीड करेगा वो उसको बेटा, 28 रीड करेगा, 28 रीड करेगा। अच्छा 30 को कितना रीड करेगा, 30 को रीड करेगा वो 1 डिग्री ज़्यादा 31 रीड करेगा। लेकिन अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना, राइज तो उतना ही आएगा ना, 31 माइनस 28 तो 3 का ही आएगा, सेम आएगा। तो 17 का बी आंसर है, 17 बी, ठीक है, ब्रावो आंसर है। एमसीक्यू नंबर 18, a student makes 4 statements about the evaporation and boiling. Both involve increase in molecular separation. Both occur at a fixed temperature. Fixed temperature पे evaporation नहीं होती. Both involve absorption of thermal energy. Yes. Both occur throughout the liquid. नहीं. Boiling throughout the liquid होती है. Evaporation जो होती है वो surface पे होती है. This statement is correct. Which two statements are correct? Both involve increase in separation. ये भी सही है. और both involve separation 1 and 3. बाकी दोनों में फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, दोनों थ्रू आउट द लिक्विड नहीं होते। तो 1 and 3 करेक्ट है, 18 का सी आंसर है, 18 सी। अच्छा भी, हाउ इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइंड, हाउ इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइंड, स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइंड, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट एट a constant temperature, amount of heat required per unit mass, the heat absorbed or emitted by unit mass during change in state without change in temperature। ये हो सकता है आंसर, amount of heat absorbed or emitted unit mass during unit rise in temperature, नहीं, temperature change नहीं होता, temperature change नहीं होता, heat absorbed or emitted during change in state, change in state में 1 kg आना चाहिए, unit mass आना चाहिए। तो आंसर क्या है 19 का ए, 19 is A। 20th, 20th क्या कहता है जी, पढ़े जरा इसको। A syringe containing air is sealed at one end, the piston is free to move, the air is heated, what happens to the average distances between the air molecule and density of air? एवरेज डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएंगे और डेंसिटी कम हो जाएगी, एवरेज डिस्टेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 का ए ही आंसर होना चाहिए। अ मेटल डिस्क इज हीटेड, अ मेटल डिस्क इज हीटेड, एक मिनट, a metal disk is heated to 600 degrees Celsius and then lowered into a beaker of water. What happens to the mass of metal disk? Mass तो same रहेगा, and the mass of the water in the beaker, mass of the water in a beaker, what happens to the mass of metal disk and the mass of water in the beaker? Okay, अगर तो हम नॉर्मली देखें तो क्या होगा, ना तो मेटल डिस्क का मैस चेंज होगा और पानी का भी मैस चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एवेपोरेट अगर हो जाता है तो उससे में भी फर्क पड़ जाए। मैस ऑफ मैस ऑफ डिस्क तो फर्क नहीं पड़ेगा और इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, मैस ऑफ व्हीकल तो डिक्रीज ही होगा। मैस ऑफ डिस्क तो बेटा डिस्क का मैस वही रहेगा, लेकिन पानी का मैस या तो सेम रहता या कम होगा, तो थोड़ा बहुत पानी एवेपोरेट हो सकता है बॉयल होने से, तो इट विल बी सी आंसर। Which description defines the amplitude of water wave in a ripple tank? Amplitude, half the vertical distance between trough and a peak, हो सकता है half the vertical distance between trough and peak। अगर हम ड्रॉ करें इसको, मैं ड्रॉ करता हूँ,
ये वेव है, सॉरी सही नहीं बनी, क्या हो रहा है इसको, ये वेव बन गई। अच्छा क्या है जी, क्या कहता है, हाफ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड पीक, ये है जी ट्रफ, ये है पीक, इनके दरमियान ये टोटल डिस्टेंस है, इसको हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऑब्वियसली यही एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए, 22A, not 23. How are the four statements about wavefronts? Wavefronts from a point source are straight line. No. Point source की circular होती है. Wavefront from the point source are circular. Point source जो होता है ना, जैसे point source यहाँ से wave आ रही है, यहाँ से इस point से wave आ रही है, इस point से wave आ रही है, तो ये यूँ circular होती है, circular. Point source की wave circular होती है. अच्छा, wave fronts are parallel to the direction of energy movement. वेव फ्रंट्स आर पैरेलल नहीं होते, परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी मूवमेंट। ये देखो ना, वेव फ्रंट यूं होते हैं ना, और वेव डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है ना, वेव डायरेक्शन क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर डायरेक्शन, और वेव फ्रंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो कौन सा आंसर है, 1 भी सही है, नहीं 1 नहीं, 2 सही है, और 4 सही है, 2 एंड 4, 2 एंड 4, 23 का डी डेल्टा आंसर। अच्छा भाई, उसके बाद हम पढ़ते हैं एमसी का नंबर 24, एमसी का नंबर 24, an object O is placed in front of the plane mirror. I is the image formed. A ray from the top of the object is incident at X. What happens to this ray? Okay, object O है और इसका इमेज I पे बन रहा है. A ray is incident at X. What happens to this ray? ये यूं जाएगी, टॉप से आएगी, एक मिनट ड्रॉ कर दूं इस तरह, और इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी. What happens? It reflects and passes through O. It reflects and passes through top of O. It reflects and came from bottom of I. It reflects through and came from the top of I. Came from the top of I. इसकी straight line में आएगी ना. Came from the top, यहाँ से अगर आप draw करें, इसकी इसकी straight line में आएगी, reflect होगी. तो best answer is 24D. D answer. अच्छा भाई, next 25. The diagram shows the light passing from glass into air. Glass से air में जा रही है. What is the name of angle P? Name of angle P. Okay. इसका एंगल का नाम क्या है, जहाँ से रे आ रही है तो ये एंगल I है और ये एंगल R है. एंगल P इज एंगल I, ये एंगल I है. आप कहेंगे सर वो डेंसर मीडियम वाले एंगल को एंगल R कंसीडर करते हैं जब आप फार्मूला लगा रहे होते हैं n इज इक्वल टू साइन I और साइन R. ठीक है, तो ये एंगल P क्या है, एंगल I, इट इज एंगल I. 25 का ए आंसर है. 26. An object is placed in front of the converging lens of focal length 4 centimeter. The height of the image is 6 centimeter. Height of the image is 6 centimeter. What is the linear magnification by the lens? Linear magnification by the lens. हाँ जी, ये the height of the image is 6 centimeter. इसकी 6 centimeter है, और ये कितना है आप देख सकते हो, ये 1 2 3 डब्बों में आ रहा है और ये 1.5 डब्बों में आ रहा है. लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसके कितने डिस्टेंस बन रहा है, ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, या 6 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, एक बॉक्स 2 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो यहाँ पे एक 2 और ये 3, तो इमेज की हाइट है 6, इसकी हाइट है 3, 6 ओवर 3 2, ये 2 आ जाएगा इसका आंसर. 26 का सी आंसर है. हाइट ऑफ इमेज बेटा 3 डब्बों में, ये 1.5 डब्बों में, 3 ओवर 1.5 भी कर सकते हैं, ये 6 ओवर 3 भी कर सकते हैं, तो आ ही जाएगी. नेक्स्ट, which row shows the speed of sound, CA,
Cl and Cs in order of slowest to fastest. एयर में फास्ट स्लोएस्ट होती है और सॉलिड में फास्टेस्ट होती है, एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो इसका आंसर है सी, सी आंसर। MCQ 28. A man stands 80 meters in front of the cliff face. He makes a louder bang, listens to echoes. A man stands 80 meters in front of the cliff. He makes a loud bang and listens for the echo. He makes a loud bang once every second. He hears an echo exactly halfway between the bang that is caused and it is next bang. What is the speed of the? पढ़ लें इस क्वेश्चन को दोबारा, फिर दोबारा पढ़ लें। A man stands 80 meters in front of the cliff face. He makes a loud bang and listens for the echo. Okay. He makes loud bang once every second. एक सेकंड के इंटरवल से बार बार बैंग कर रहा है। He hears an echo exactly the halfway between the bang that is caused it and the next bang. Okay, आधे टाइम के दरमियान हर बैंग कर रहा है ना, हर सेकंड के बाद। तो एक बैंग किया, इसकी एको जो आई वो अगली बैंग करने के आधे सेकंड के, मतलब एक सेकंड के बाद नेक्स्ट बैंग कर रहा है ना, तो एको आधे टाइम बाद, मतलब 0.5 सेकंड, एको का टाइम 0.5 सेकंड है। तो एको टाइम हमारे पास है। फार्मूला क्या होता है, साउंड ने जाना भी है और आना भी है। फार्मूला होता है 2D इज इक्वल टू VT। ठीक है, 2 कितना डिस्टेंस कवर करना है 80, V आपने निकालना है, टाइम कितना ले रही है 0.5 सेकेंड। भाई दो बैंक्स के दरमियान में हाफ वे ले रही है, याद आएगा 160 डिवाइड बाई 0.5, याद आएगा 320 मीटर पर सेकेंड। इसका डी आंसर है, डेल्टा डी आंसर है, 28 का डी आंसर है। बेटा वो कह रहा है कि he hears an echo exactly halfway between the bang that is caused it and the next bang. बैंक्स के दरमियान हाफ बैंक्स हो रही है एक सेकंड के बाद, उनके दरमियान हाफ टाइम कितना होगा 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड लगेगा। ठीक है जी, इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। MCQ नंबर 29 MCQ देखिए। The diagram shows two magnetic field lines of a magnetic field around two bar magnets. Okay, ये नॉर्थ और यहाँ पे ये साउथ होगा, और यहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ रही है, यहाँ तो साउथ है, और यहाँ से निकल रही है तो यहाँ पे नॉर्थ है। तो क्या होना चाहिए, विच रोज, तो क्यू पे क्या होना चाहिए, क्यू पे क्यू पे क्यू पे क्यू पे क्यू पे क्यू होना चाहिए साउथ, और पी पे क्या होना चाहिए नॉर्थ। पी पे होना चाहिए नॉर्थ, क्यू पे होना चाहिए साउथ। पी पे नॉर्थ, क्यू पे साउथ। 29 का बी, 29 का बी, आप एरोस डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। 29 का बी आंसर है। चलो जिसको क्लियर करें। ओके जी, नेक्स्ट MCQ नंबर 30। A metal plate X is attached to earth by a battery. मेटल प्लेट X है और ये बैटरी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। द प्लेट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज। ओके, क्योंकि क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन प्लेट के इलेक्ट्रॉन नीचे अर्थ में चले जाएंगे। अ सेकंड मेटल प्लेट इज इनिशियली अनचार्ज एंड कनेक्टेड टू अर्थ। अभी पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा। व्हाट हैपन्स एज y इज ब्रॉट क्लोजर टू x। जैसे जैसे y x के करीब लेके आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। इसके अंदर पॉजिटिव के करीब आ रहा है ना, तो इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। अर्थ के इलेक्ट्रॉन वाई में आते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाई टू अर्थ, नो, इलेक्ट्रॉन फ्लो टू वाई फ्रॉम अर्थ, यस होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाई टू अर्थ एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो टू वाई फ्रॉम अर्थ। प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करते। तो बेस्ट आंसर क्या है, 30th का बी होना चाहिए, 30th का बी। इलेक्ट्रॉन, अर्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें से चीफ आएंगे, ये पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। इसका बी आंसर है। 31, द डायग्राम शोज अ मेटल लाइटनिंग कंडक्टर अटैच टू अ बिल्डिंग। लाइटनिंग कंडक्टर है, बिल्डिंग है। वाई इज द लाइटनिंग कंडक्टर मेड अप ऑफ कॉपर। लाइटनिंग कंडक्टर ये होता है कि ताकि बिजली इसके ऊपर गिरे। अगर ऊपर क्लाउड आता है ना, तो लाइटनिंग कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो और चूंकि शार्प एजेस पे चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है आमतौर पे ना, तो बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। बिजली यहाँ पे गिरेगी, और जब यहाँ पे गिरेगी तो ये जो मोटी सी कॉपर रॉड है ना, ये अच्छा कंडक्टर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को सेफ पाथ फ्लो करेगा नीचे जाने के लिए। वाई द लाइटनिंग कंडक्टर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर गुड कंडक्टर होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन फ्लो थ्रू कॉपर, ये बात सही नहीं है।
Copper is electrostatically charged, no. So that the lightning conductor has low electrical resistance, ये बात अच्छी है. So that heat is conducted away, नहीं. Lightning conductor has low electrical resistance, C आंसर है. कॉपर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होती है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहाँ से इसमें अर्थ पे फ्लो करके चले जाएंगे. 31 का सी, 31 का सी, लो कंडक्टर, लो इसकी रेजिस्टेंस है, तो सारे का सारा करंट इस पे अर्थ पे फौरन चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा. विच सिंबल डज नॉट रिप्रेजेंट अ पावर सोर्स, ये भी पावर सोर्स है, ये भी पावर सोर्स है, ये भी पावर सोर्स है, ये पावर सोर्स नहीं. बी. MCQ number 33. Resistors of different resistances are connected to a power supply in either parallel circuit or a series circuit. Which statement is correct? Current is same in all resistors in parallel. No, current same नहीं होता. Current is same in all resistors connected in series. Yes. 33 का B. Current same होता है series में. 33 का B है. 34. An ammeter is connected to 3 resistors and a power supply. 3 resistors and a power supply. Which arrangement gives the greatest ammeter reading? ग्रेटेस्ट रीडिंग वहाँ पर होगी जहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम होगी. यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालें आप, पहले इन दो को सॉल्व करें. इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 4 डिवाइड बाई 2 ओम्स. तो ये दोनों 2 ओम्स हो गए और ये वाला 2 ओम्स, ये 1 ओम्स आ जाएगी. इस सर्किट में रेजिस्टेंस 1 ओम्स है. इस सर्किट में रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा है क्योंकि सीरीज में 4 है ना, इसमें प्लस होगा तो 4 से ज़्यादा है. यहाँ पे तो 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है. सबसे कम रेजिस्टेंस इस सर्किट में है. पैरेलल है ना, ओनली पैरेलल. आप कैलकुलेट करके देख लें, ऐसे भी कर सकते हैं. 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/r. सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा. या पहले क्या करें, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें. इन दोनों को आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों की रेजिस्टेंस आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2 ओम्स. अब ये रेड वाला रेजिस्टर और ये ऊपर वाला रेजिस्टर, इन दोनों को सॉल्व किया. ये रेड वाले की टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम्स, ऊपर वाले की भी 2 ओम्स. 2/2 तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1 ओम. पहले नीचे वाले रेड को सॉल्व किया, इनको मिला के एक बना लिया 2 ओम्स का, फिर 2 ओम और 2 ओम को सॉल्व किया तो 1 ओम आ गया. तो इस सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस है. जब मिनिमम रेजिस्टेंस है तो करंट मैक्सिमम होगा. 34 का ए आंसर है. 34 ए. अच्छा जनाब, नेक्स्ट 35. A hot plate on an electric cooker contains two identical resistors. Okay, the switch has 3 positions. Position 1, the 2 resistors are connected in series. Okay, the 2 resistors are connected in parallel. Just one resistor is connected to the main supply. Which positions correspond to lowest, medium and highest power rating? बेटा हाईएस्ट पावर रेटिंग तब होती है जब करंट मैक्सिमम पास होता है. करंट मैक्सिमम पास होगा जब दोनों पैरेलल होंगे तो करंट मैक्सिमम पास होगा. तो पैरेलल, दोनों पैरेलल 2 में है तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम पावर मिलेगी, हाई पावर. अच्छा, और रेजिस्टेंस मिनिमम पावर कब होती है? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है. जब करंट मिनिमम होता है, जब जब करंट मिनिमम कब होता है? जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है. रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है जब सीरीज में होता है. तो जब दो रेजिस्टर सीरीज में है तो इसमें करंट मिनिमम होगा तो पावर मिनिमम मिलेगी. तो पोजीशन 1 में मिनिमम पावर मिलेगी, पोजीशन 2 पे मैक्सिमम पावर मिलेगी और पोजीशन 3 पे रह गया जिसमें मीडियम पावर मिलेगी. तो 35 का बी आंसर है. 35 का बी. आप ऐसे चेक कर लिया करो, पावर सप्लाई तो सेम है ना, किस केस में मैक्सिमम करंट पास होगा? मैक्सिमम करंट का पास होता है जब रेजिस्टेंस मिनिमम होती है. रेजिस्टेंस मिनिमम होती है जब पैरेलल होता है. रेजिस्टेंस मैक्सिमम का होती है जब सीरीज में होता है. एमसीक्यू में 36. A main electric circuit is fitted with a circuit breaker rather than a fuse. Where there is a circuit breaker connected, what happens when the current is too large? The circuit breaker is connected, obviously circuit breaker and fuse live wire में connect करते हैं. लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं. When the current is too large, सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ओपन द स्विचेस. 36 का बी आंसर है. 36 का बी. 37. Transformer can be used to transmit electric energy between the power station and transmission cables. ये पावर स्टेशन है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन केबल्स है. What is the purpose of transformer in the diagram? जिस पावर स्टेशन के पास लगा हुआ है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ये क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज करता है लेकिन करंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है. तो लो करंट ट्रेवल करता है हाई वोल्टेज के साथ. डिक्रीज द करंट, नो, जी बिल्कुल. डिक्रीज द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज ही करता है. डिक्रीज द करंट एंड इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द पावर स्टेशन. 37 का बी आंसर है. बिल्कुल सही है.
है जनाब, MCQ नंबर 38। A thermistor warms as the current in it increases। जब करंट इंक्रीज होगा तो थर्मिस्टर गर्म होगा, जब थर्मिस्टर गर्म होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। विच ग्राफ शोज हाउ द वोल्टेज अक्रॉस द थर्मिस्टर चेंजेस इज करंट। वोल्टेज टाइम ग्राफ लीनियर तो नहीं बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लीनियर नहीं बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज होगी करंट पास होगा, करंट पास होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, करंट एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा। तो आंसर इज ए, ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ मुड़ेगा, आंसर अल्फा है ए। 39. A radioactive substance are used as a tracer in medical examination. A liquid tracer is injected into a patient. A detector 20 centimeter above the patient shows where there is a radioactive substance in the body. ट्रेसर यूज करें पेशेंट में, डिटेक्टर 20 सेंटीमीटर दूर है तो अल्फा तो हो ही नहीं सकता ना। व्हाट इज द बेस्ट रेडिएक्टिव सब्सटेंस टू यूज? एन अल्फा मीटर हो ही सकता है, गैमा मीटर विद हाफ लाइफ फ्यू सेकंड्स, गैमा मीटर विद हाफ लाइफ फ्यू इयर्स। हम चाहते हैं उसका डैमेजिंग इफेक्ट कम टाइम के लिए रहे, बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कौन सा आंसर होना चाहिए? एक तो गैमा मीटर होना चाहिए और जिसकी हाफ लाइफ छोटी हो, जब भी बॉडी के अंदर डालेंगे तो छोटी हाफ लाइफ वाला डालेंगे। सी। एन आइसोटोप 82 Pb212 is radioactive after 3 days after 3 decays. Two beta particle and alpha particle are emitted. Another radioactive isotope of lead is formed. What is the mass number of the new lead? mass number क्या होगा बेटा? देखो, बीटा पार्टिकल के निकलने से mass नंबर चेंज नहीं होता, टोटल नंबर सेम होता है। बीटा पार्टिकल निकलते हैं ना, न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर दो बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो ये 212 ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अल्फा निकलने से 4 न्यूक्लियॉन्स कम हो जाती हैं। अल्फा क्या करता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का ग्रुप को ले जाता है, तो फिर 20212 में से 4 माइनस कर दें, 208। आंसर इज बी। ठीक है मेरा बेटा, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था बी। सो खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।